तीन दोस्त एडम, डेविड और माइकल, तीनों रोमांच के दीवाने, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लेकिन एडवेंचर की एक ही धुन पर चलते हुए। उनकी ये छोटी सी यात्रा जो सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें लेने के लिए शुरू हुई थी, आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अध्याय बन जाएगी, ये बात उन्हें उस सुबह जरा भी अंदाजा नहीं था। सहारा रेगिस्तान, धरती का सबसे विशाल, सबसे निर्दयी और सबसे रहस्यमयी रेगिस्तान, जहां दिन में सूरज जमीन को भड़ी की तरह तपाता है और रात में ठंड हड्डियों तक जमा देती है। यहाँ पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है और दिशा का गलत अंदाजा मौत की ओर ले जाता है। लेकिन तीनों दोस्तों का सपना था ऊपर से इस सुनहरी धरती को देखना और इसकी तस्वीरें कैद करना। उन्होंने एक लाल रंग का छोटा AC-26 प्राइवेट एयरक्राफ्ट हायर किया। प्लान साफ था, इजिप्ट से उड़ना, सहारा के ऊपर से गुजरते हुए फोटोग्राफी करना और मोरक्को में लैंड करना। एयरपोर्ट पर तीनों ने एक दूसरे को हक किया, शुभकामनाएं दी और मुस्कुराते हुए विमान में चढ़ गए। आसमान बिल्कुल साफ था, हवा शांत थी और सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। उड़ान के 40 मिनट बाद एडम ने कैमरा निकाला और बादलों के ऊपर से नीचे फैलती सुनहरी रेत की तस्वीरें लेने लगा। लेकिन ठीक दोपहर 2 बजे आसमान का रंग अचानक बदलने लगा। दूर काले बादल और उनके बीच से उड़ती सुनहरी धूल मानो दानव की तरह आगे बढ़ रही थी। पायलट की आवाज एकदम तनाव भरी हो गई। हम टर्बुलेंस में फंस रहे हैं, बेल्ट बांध लो, अभी बहुत झटके लगेंगे। अगले 10 मिनट विमान ऐसे हिलता रहा जैसे कोई विशाल हाथ उसे झकझोर रहा हो। फिर एक भयानक झटका लगा। सिर्फ 30 सेकंड में प्लेन रेत के ऊंचे टीलों से टकरा गया। धातु की चीखें, कांच टूटने की आवाजें और तेज धमाका और सब कुछ काला। टकराव के बाद चारों, एडम, डेविड, माइकल और पायलट कुछ देर तक समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। रेत का तूफान थम चुका था लेकिन उसका कहर चारों तरफ बिखरा पड़ा था। विमान चित्रों में बढ़ चुका था और उसके आसपास जली हुई तारें, टूटे पुर्जे और उड़ती रेत ही रेत ही। एडम ने कंपकंपाते हाथों से माइकल की चोट देखी, सिर पर गहरी कट और लगातार बहता खून। डेविड का कंधा अपनी जगह से खिसक चुका था और हर हलचल पर उसकी चीख निकल जाती थी। पायलट में मुश्किल से सीट से खुद को निकाला और हांफते हुए बोला, उत्तर की दिशा, उधर पुराना कारवा रूट है, शायद मदद मिल जाए। उनके पास विकल्प ही क्या था? इमरजेंसी रेडियो खत्म, GPS टूट चुका था और आसपास मदद का कोई नामो निशान नहीं। उन्होंने बचे हुए सामानों को इकट्ठा किया, एक पैराशूट, 2 बोतल पानी, थोड़े एनर्जी बार, कुछ सूखे बिस्कुट और रेगिस्तान का एक फीका नक्शा। तीनों ने पायलट के फैसले पर भरोसा किया और चलने का निश्चय किया। सहारा की गर्मी इंसान की आत्मा तक को सुखा देती है। दिन में सूरज सीधा सिर पर गिरता है और पैरों के नीचे की रेत गर्म कोयले जैसी महसूस होती है। पायलट आगे था लेकिन उसका शरीर लगातार कमजोर हो रहा था। डेविड कंधे के दर्द से कराह रहा था, माइकल का सिर चकरा रहा था और एडम दोनों को संभालते हुए चल रहा था। शाम होते होते पायलट का शरीर जवाब देने लगा। रात की ठंड नुकीली सुइयों की तरह काटी है और उन्होंने पैराशूट को काटकर छोटे से टेंट की तरह बनाया ताकि पायलट को ठंड से बचाया जा सके। लेकिन सुबह जब एडम ने उसे पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। पायलट की सांसें रात के अंधेरे में ही थम चुकी थीं। ये उनका पहला बड़ा झटका था। अब वे सचमुच अकेले थे, 3 नौसिखिए लोग दुनिया के सबसे बेरहम रेगिस्तान के बीचों बीच। डेविड ने नक्शा फैलाया और कांपती आवाज में बोला, यहाँ एक ओएसिस है लेकिन 60 किलोमीटर दूर। अगर पानी नहीं मिला तो हम 2 हफ्ते भी नहीं बचेंगे। तीनों ने तय किया कि तेज धूप में नहीं चलेंगे। वे केवल सुबह और शाम कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते और दोपहर में रेत के पीछे छिपकर खुद को बचाते। रात इतनी ठंडी थी कि उनके दांत बजने लगते। एक रात माइकल की चोट और बढ़ गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। दवाई कुछ भी नहीं था। अगली सुबह उन्हें दूर कुछ चमकता नीला दिखाई दिया। वे भागे, उम्मीद से भरे हुए, लेकिन पास पहुंचने पर पता चला वो पानी नहीं, एक मिराज, एक धोखा था। माइकल के घुटने वहीं रेत पर टिक गए। ये रेगिस्तान हमें खत्म कर देगा, उसने कांपते हुए कहा। अब उनके पास सिर्फ एक बोतल पानी बची थी और यात्रा अभी बहुत लंबी थी। मिराज के बाद तीनों कुछ देर रेत पर बैठे रहे। उनकी सांसें भारी थीं, होंठ सूखे थे और दिमाग सुन्न। प्यास ऐसी थी जैसे गला अंदर से जल रहा हो। माइकल बार बार अपनी चोट को पकड़कर करवट बदल रहा था। डेविड ने बोतल उठाई और हर किसी को बस एक एक छोटा घूंट दिया, इतना कम कि जीभ बस गीली हो सके। उनके चेहरों पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। डेविड ने धीमे स्वर में कहा, अगर हमें बचना है तो कुछ भी आजमाना पड़ेगा। रेगिस्तान क्रूर है लेकिन हर जगह उम्मीद की एक किरण छुपी रहती है। उसी शाम उन्हें कुछ कैक्टस दिखाई दिए। एडम ने एक चाकू निकालकर कैक्टस को काटा। अंदर तरल तो मिला लेकिन वो कड़वा और रेतीला था। माइकल ने घूंट लिया ही था कि तड़प उठा, पेट में जलन, उल्टी और चक्कर। वो रेगिस्तान की कठोर सच्चाई थी। हर हरियाली पानी का संकेत नहीं होती। फिर भी प्यास ने मजबूर कर दिया और उन्होंने कैक्टस का वही पानी थोड़ा थोड़ा पीना शुरू किया। खाने के नाम पर कैक्टस के फल थे जिनका स्वाद ऐसा था मानो कड़वी दवा हो। एडम ने थके स्वर में कहा, यह धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर कर रहा है
लेकिन यही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगली दोपहर अचानक आसमान का रंग बदल गया, हवा तेज हुई और कुछ ही मिनटों में सुनहरी रेत का एक विशाल तूफान उनके सामने खड़ा हो गया। ये सहारा का सबसे खतरनाक रूप था, सैंड स्टॉर्म, जिसमें इंसान खुद को कुछ कदम दूर भी नहीं देख सकता था। उन्होंने टूटे हुए विमान के मलबे को ढूंढा और टुकड़ों के बीच छिप गए। हवा इतनी जोरदार थी कि ऐसा लगता था किसी ने रेत को चाकू की तरह तेज कर दिया है। रेत उनके कपड़ों, उनके बालों, उनके खाने और यहाँ तक कि उनकी सांसों में घुस गई। तूफान थमने के बाद तीनों की हालत दयनीय थी। होंठ फट चुके थे, चेहरा जख्मों से भरा और आंखें लाल। माइकल की सिर की चोट अब गंभीर हो चुकी थी, उसकी आंखें धंसने लगी थीं और वो कमजोर आवाज में बोला, मुझे ठंडा रखना होगा वरना मैं नहीं बचूंगा। डेविड ने तुरंत एक उपाय निकाला। उन्होंने रेत में एक गहरा गड्ढा खोदा ताकि माइकल को दिन में उसमें रखा जा सके और उसका शरीर ठंडा रहे। ये तरीका काम तो करता था, लेकिन इससे तीनों की ताकत और तेजी से घटने लगी। कुछ दिनों बाद जब वो चल रहे थे, अचानक उन्होंने आसमान में एक छोटा विमान देखा। उम्मीद की चिंगारी फिर जल उठी। धुआं बनाओ जल्दी। उन्होंने कपड़े जलाए, झंडी की तरह पैराशूट हिलाया और पागलों की तरह चिल्लाए, लेकिन विमान ने दिशा बदली और दूर आकाश में गायब हो गया, मानो वो कभी था ही नहीं। उस रात तीनों में से कोई नहीं बोला। रेगिस्तान का सन्नाटा उनके दिलों के अंदर उतर चुका था। विमान के नजरअंदाज कर जाने के बाद तीनों के मन में उम्मीद की आखिरी लौ भी धीमी पड़ गई। माइकल की हालात अब बेहद गंभीर थी। उसके शरीर का वजन तेजी से गिर रहा था, आंखें धंस चुकी थीं और वो हर कदम पर लड़खड़ाता था। रात के समय उसकी सांसें भारी हो जाती और वो दर्द से कराह उठा। एडम और डेविड उसे बारी बारी सहारा देते, लेकिन वे जानते थे कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। एक रात माइकल बहुत देर तक चुप रहा। सहारा की सर्द हवा ने उसके शरीर को और कमजोर कर दिया था। अचानक उसने धीमे स्वर में कहा, अगर मैं सुबह तक ना रहूं तो मुझे यहीं छोड़ देना। तुम दोनों आगे बढ़ जाना, मैं बोझ बन जाऊंगा। एडम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा मत बोल, हम तीनों साथ शुरू हुए हैं और साथ ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन माइकल की आंखें बता रही थीं कि वो अभी सफर को और झेल नहीं पाएगा। सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने रेत को जगाया, माइकल की सांसें थम चुकी थीं। एडम और डेविड कुछ मिनट रेत में घुटनों के बल बैठ गए, निःशब्द, टूटे हुए, अंदर से खाली। उन्होंने उसे रेगिस्तान की गर्म रेत में दफनाया। डेविड ने धीमी आवाज में कहा, अब हम दो बचे हैं, हमें आगे बढ़ना ही होगा, वरना माइकल की मौत भी बेकार हो जाएगी। अब उनका सफर और भी मुश्किल हो गया था। माइकल की मदद का सहारा भी खत्म हो चुका था। दोनों रोज सुबह कुछ किलोमीटर चलते, दोपहर में किसी चट्टान या टीले के पीछे छिपकर तपती हवा से बचते और शाम को फिर आगे बढ़ते। उनका खान पान अब सिर्फ कैक्टस की कड़वी नमी और फल पर था। कई दिनों की आदत से उनके शरीर ने उस जहर जैसे पानी को सहना शुरू कर दिया था, लेकिन कमजोरी अब भी हर कदम पर भारी पड़ती थी। एक दोपहर चल रहे थे कि अचानक दूर से काले बादल उठने लगे। डेविड ने आकाश की ओर देखा और चीखा, सैंडस्टॉर्म फिर आ रहा है। वे पास की एक बड़ी चट्टान की तरफ दौड़े ताकि हवा से बच सके, लेकिन ये तूफान पिछले सभी तूफानों से कहीं ज्यादा भयानक था। हवा इतनी तेज थी कि उनके पैर खुद ब खुद पीछे धंसने लगे। रेत की धारें चेहरे पर ऐसे लगती जैसे किसी ने सैकड़ों बारी चाकू चला दिए हों। अचानक डेविड का पैर फिसला, वो नीचे की तरफ खिसकता चला गया। एडम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, चिल्लाते हुए बोला, डेविड पकड़ो मेरे हाथ, मैं यहाँ हूँ। लेकिन हवा इतनी तीव्र थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। डेविड का चेहरा पूरी तरह रेत में दब गया। कुछ ही सेकेंडों में उसकी सांसें रुक गईं। रेगिस्तान ने अपना दूसरा शिकार ले लिया। एडम ने आधे घंटे तक उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ गया। वो अब सहारा में अकेला था, पूरी तरह अकेला। डेविड को दफनाने के बाद एडम घंटों तक चट्टान के पीछे बैठा रहा। उसकी आंखों में ना आंसू बचे थे, ना आवाज। शरीर थक चुका था, दिमाग सुन्न था और दिल टूट चुका था। वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, क्या मैं भी यहीं खत्म हो जाऊंगा? क्या सहारा मुझ में आखिरी सांस भी छोड़ देगा? अब उसके पास ना खाना था, ना पानी और ना ही चलने की ताकत, लेकिन उसके अंदर कहीं एक छोटी सी आग अभी भी जल रही थी, जीवित रहने की आग। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, रेत में घिसटे हुए। घंटों बाद उसे एक भयानक दृश्य मिला। चारों तरफ ऊंटों की बिखरी खोपड़ियां। नक्शे पर इस जगह को डेथ वैली कहा गया था। वो इलाका जहां जहरीले रेगिस्तानी जीव घूमते रहते हैं और जहां से बहुत कम लोग जिंदा निकल पाते हैं। रात होने पर एडम एक बड़े पत्थर से टिक गया। भूख अब उसकी नसों तक में दर्द बनकर दौड़ रही थी। तभी भाग्य ने एक छोटी सी खिड़की खोली। एक बीमार ऊंट लड़खड़ाता हुआ पास आ गया। एडम ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और विमान से बची एक नुकीली लोहे की छड़ से ऊंट को घायल किया। आखिरकार उसने शिकार कर लिया। उसने पत्थरों को रगड़कर आग जलाई और मांस पकाकर खाया। कई दिनों बाद उसके शरीर को कुछ ऊर्जा मिली। वो जानता था अगर वो ये नहीं करता तो वो डेविड की तरह अगली सुबह सूरज उगते ही मर चुका होता। लेकिन जीवन की ये राहत ज्यादा देर नहीं चली। कुछ दिनों बाद सोते हुए उसके कंधे पर एक ठंडी सरसराहट महसूस हुई। उसने हाथ झटका पर तब तक देर हो चुकी थी। एक जहरीले सांप ने उसे
उसे डस लिया था। लेकिन चमत्कार हुआ, जहर का असर उसके शरीर पर घातक नहीं हुआ, क्योंकि हफ्तों से कैक्टस का जहरीला पानी पीने की वजह से उसका शरीर धीरे धीरे जहर के प्रति प्रतिरोधी बन चुका था। फिर भी सांप के जहर ने उसके पैरों को सुन्न कर दिया। अब वो खड़ा होकर चलने की ताकत भी खो चुका था। लेकिन एडम ने हार नहीं मानी। वो घुटनों और हाथों के सहारे रेंगने लगा। हर मीटर उसके लिए पहाड़ जैसा था। हथेलियां छिल गईं, घुटनों से खून बहने लगा और सूरज उसकी पीठ को जला रहा था। आखिर एक समय आया जब वो रेत पर बिल्कुल निर्जीव सा गिर पड़ा। सांसें धीमी, आंखें भारी, शरीर बिल्कुल खत्म। और तभी एक ठंडी बूंद उसके चेहरे पर गिरी। उसने आसमान की तरफ देखा। सहारा में बारिश हो रही थी। दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान में ये चमत्कार किसी वरदान से कम नहीं था। एडम रो पड़ा। उसने अपनी बची हुई सभी बोतलें बारिश के पानी से भर ली। उस पल उसे लगा जैसे खुद भगवान ने उसकी पीठ थपथपाई हो, उठो अब भी सफर बाकी है। लेकिन तकदीर की परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन उसे एक बिच्छू ने डंक मार दिया। इस बार उसका शरीर जहर नहीं झेल पाया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, उसने अजनबी आवाजें सुनी। उसके ऊपर लोगों की परछाइयां मंडरा रही थी। ये एक चीनी वैज्ञानिकों की टीम थी जो रेगिस्तान में रिसर्च कर रही थी। उन्होंने तुरंत एडम को एंटी वेनम दिया और हेलीकॉप्टर से मोरक्को के मोहम्मद VI यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले गए। वो 1 महीने तक कोमा में रहा। जागने पर उसने खुद को ऑक्सीजन मास्क, मशीनों और उजली रोशनी से घिरा पाया। डॉक्टर ने उसकी कहानी सुनकर पूरे अस्पताल के स्टाफ को बुलाया। जब एडम ने आंखें खोली, दर्जनों लोग तालियां बजा रहे थे, क्योंकि 75 दिनों तक अकेले सहारा में जिंदा बच जाना एक चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर ने कहा, हमें लगा था तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने रेगिस्तान को हरा दिया। एडम ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान की जान पर बंदी है तो वो खुद को भी हरा देता है और कुदरत को भी। ये है उस असली एडम की तस्वीर जिसने मौत को 70 दिनों तक चुनौती दी और जीत गया।